Let's start the another chapter which is cell cycle and cell division. It started. इसमें है, are you aware that all the organism, even the largest, just give me a minute, I'll download its class note. Before starting new chapter, हम पिछले चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं टू सी हमें कितना रिवीजन में है अभी और कितना नहीं है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद इट नाउ. ओके, उसमें एक्सोनीम था. एक्सोनीम किस में था? एक्सोनम सीलिया और फ्लैजेला का जो अंदर वाला पार्ट था उसको एक्सोनीम कहा गया था. तो एक्सोनीम मतलब सीलिया और फ्लैजेला. कार्टविल लाइक सेंट्रियोल, क्रिस्टा दिस सैटेलाइट क्रोमोसोम मार्केट. ओके, उसके बाद डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट. डीएनए प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर नहीं, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर. डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर ये 2024 के क्वेश्चन है, तो दे माइट गेट रिपीटेड अगेन. उसके बाद न्यूक्लियोली, ओके, साइज ऑफ फॉर्मेशन, ये क्या कहते हैं, गोल्जी. ल्यूकोप्लास्ट न्यूट्रिशन की स्टोरेज के लिए. सेंट्रियोल कार्टवील. न्यूक्लियोलस एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस. उसके बाद मूवमेंट एंड अकोमुलेशन ऑफ आयन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टोनोप्लास्ट एटीपी. हाउ मैनी राइबोसोम में कितने प्रोटीन होते हैं? 80 डिफरेंट प्रोटीन्स राइबोसोम में होते हैं. ये 2023 का सवाल था. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. कौन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है? ये तीनों नहीं है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट. उसके बाद अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटल इन सेल. सेल कौन सा साइटोस्केलेटल? साइटोस्केलेटन में कौन आता है? सीलिया, फ्लैजेला, माइक्रोट्यूब्यूल, वो सब चीज़ें. वो न्यूक्लियर डिवीजन करते हैं? नहीं. ट्रांसपोर्टेशन करते हैं? नहीं. प्रोटीन फोटोसिंथेसिस करते हैं? नहीं. मोटिलिटी में हेल्प करते हैं. बैक्टीरिया में जो राइबोसोम बना होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है. बिल्कुल सही. मीसोसोम, हाँ. सेल वॉल सही है, और हाँ दोनों सही हैं. ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट साइड ऑफ फॉर्मेशन, क्या कहते हैं, गोल्जी अपरेटस. इट प्रोड्यूसेस सेल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी. नॉट श्योर. इट मॉडिफाई द प्रोटीन इनटू राइबोसोम. हाँ, ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है. फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन. ना. प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. ना. ए एंड सी ओनली. उसके बाद मेटासेंट्रिक, बिल्कुल पूरा का पूरा ऐसा. टीलोसेंट्रिक बिल्कुल सिर्फ एक ही आम. सब मेटासेंट्रिक इसके बाद वाला एक्रोवो. तो टर्मिनल एंड पे ये हो गया. सब मेटासेंट्रिक का सेंट्रियल स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल, बिल्कुल सही. मिडल में, और ये मिडल से थोड़ा वो ईजी. SER आर साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस. ट्रू. RER हैज़ राइबोसोम. सही है. SER सही है. इन प्रोकैरियोट ओनली RER. ER ही नहीं होता. देखो 2022 का सवाल. which type of substance would face difficulty to pass the cell membrane. कौन सा सब्सटेंस है जो सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा? which substance cannot cross सेल की मेम्ब्रेन को? प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ लो. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कौन कौन क्रॉस नहीं कर पाएगा? तो अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, पानी नहीं कर पाएगा क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है. सब्सटेंस विद हाइड्रोफिलिक मतलब वही वाटर सॉल्युबल, जो पोलर होते हैं वो नहीं, क्योंकि नॉन पोलर तो बाहर, पोलर तो हमारा अंदर रह जाता है ना. अनसेचुरेटेड क्या कहते हैं वो, सब्सटेंस विद वाटर सॉल्युबल, यहाँ पोलर. ठीक है. pH एसिडिक होता है इसका. हाइड्रोलिटिक विल बिकम. अगर हम लाइसोसोम नहीं काम कर पाएंगे, वो सिर्फ pH 5 पे ही काम कर पाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. 2021. माइक्रोबॉडी दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट और एनिमल में. हाँ, दिस इज अ गुड नीट क्वेश्चन. इट वॉज अ नीट क्वेश्चन. या आई नो. माइक्रोबॉडी दोनों में प्रेजेंट होते हैं. माइक्रोबॉडी में आ जाते हैं हमारे जो लास्ट पेज में माइक्रोबॉडीज नहीं दे रखी वो वाली. अब क्या दे रखा है मैं भूल गया. अच्छा हुआ मैंने ये पढ़ लिया. मैं एक बार ना इधर जाके एक बार पढ़ लूँ वो लाइन क्या थी माइक्रोबॉडी वाली. ये रही. हाँ, ये वेसिकल्स जो मिनट वेसिकल्स माइक्रोबॉडी, इसमें कुछ एंजाइम्स भी होते हैं यार. वो जो ग्रैन्यूल्स हो गए अपना, पैरोक्सिसोम, इट इज़ अ माइक्रोबॉडी. तो वो पैरोक्सिसोम देखो होते हैं ना प्लांट में, और एनिमल में तो ये होते ही होते हैं. ऐसे सॉल्व करने का देखते हैं. अ सेल ऑर्गेनेली कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम लाइसोसोम. सेलेक्ट द मिसमैच. प्रोटिस्टा यूकैरियोट सही है. मिथेनोजन प्रोकैरियोट सही है. गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरिया सही है. नहीं, प्लांट सेल होना था. साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल्स. नो. माइकोप्लाज्मा इज वॉललेस सही है. बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन सही है. पिलाया एफेम्ब्रा मोटिलिटी में नहीं इन्वॉल्व होते ये. साइनोबैक्टीरिया के पास फ्लैजिलेटेड सेल नहीं होता. ओके, गुड टू नो. माइक्रोट्यूब्यूल किस किस के पास होती हैं? प्लांट, एनिमल सबके पास होती हैं. माइक्रोट्यूब्यूल किसमें? सीलिया, फ्लैजेला,
स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल, सीलिया, ये मुझे सबसे ज़्यादा वो सूटेबल लग रहा है। ठीक है, सेमी ऑटोनॉमस माइटोकॉन्ड्रिया दोनों हाँ है। डिवीजन फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेली एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसिस, येट दे डू हैव अ प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म machinery, but they do no, this is false, this is true. A is true, B is false. A complex ribosomal attached polysome. Which of the following cell organelle is responsible for extracting energy from carbohydrate to form ATP? इनमें से कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जिससे हम एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट से ATP? माइटोकॉन्ड्रिया। स्टिकी नेचर किसका है? ग्लाइकोकैलिक्स का। Which of the following is true for nucleolus? Large nuclei are present in dividing cell. It is membrane. नहीं, my nucleolus is not membrane bound. Nucleus is membrane. This is not. This is spindle fiber में ये नहीं, centriole काम करता है. It is active. हाँ, active ribosomal synthesis. देखो दोबारा रिपीट हुआ था ना लास्ट ईयर ये, तो ये questions are getting repeated again. Does not occur. अब ये 2018 में अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। देखो इनमें से पेप्टाइड में प्रोटीन दिख रहा है, तो लिपिड नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो लिपिड वाला। गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल। फैटी एसिड के ब्रेकडाउन में ना रेस्पिरेशन बैक्टीरिया, ना इम्पॉसिबल एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, ना फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल। मैनी राइबोसोम में एसोसिएट विद सिंगल mRNA, बहुत सारे राइबोसोम सिंगल, हाँ वो पॉलीसोम बनाने के लिए। Not a prokaryote. This is a prokaryote. This is a prokaryote. This is a prokaryote. Yeast is not a prokaryote, ना, it is a fungi. अब गोल्जी ये बनाने के लिए डाइजेस्टिंग मॉलिक्यूल, इस सब में लाइजोसोम, वैक्यूल कौन है ये, और राइबोसोम सिंथेसिस ऑफ दैट। 70s राइबोसोम ओनली, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए। नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक टिश्यूज है आरआरएनए। हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्रेटरी सेल गोल्जी में होते हैं। इंक्लूजन बॉडी के बारे में कौन सी चीज़ गलत है? सही है, सही है, सही है। चलो भाई, उस चैप्टर के रिवीजन भी हो गए फटाफट। नाउ लेट्स स्टार्ट। जैसे हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, पिछले चैप्टर के क्वेश्चंस को समझ लेंगे। अब ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि ये हमारा क्या है, डीएनए। डीएनए जैसे जैसे थोड़ा फोल्ड होता है तो उसको हम क्रोमैटिन कहते हैं, और जब फोल्ड होकर प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में चला जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। सो दिस इज क्रोमोसोम, दिस इज क्रोमैटिन एंड दिस इज डीएनए। सो ये कम फोल्डेड है डीएनए से, लेस पैक्ड है, लॉन्ग है, थिन है, कंडेंस है। ये बहुत कंडेंस थे, एक शॉर्ट, मोर पैकेज, मोर फोल्डेड डीएनए। ठीक है, ये समझ आ जाना चाहिए आपको। उसके बाद ये पढ़ने के लिए ये देखो, ये अब इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये है 1 और ये है 2। दिस इज़ 2n, दिस इज़ n। इसमें डीएनए का अमाउंट x है, इसमें 2x। क्रोमैटिड 1, 2 क्रोमैटिड। अगर मुझसे पूछे सिस्टर क्रोमैटिड कौन है, तो ये दोनों कौन है, सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, और ये क्रोमोसोम, ये भी क्रोमोसोम। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये देखो, पापा पेरेंटल सेल, पापा वाला सेल पेरेंटल सेल, विच इज़ 2n। समझ लो स्पर्म है, इसके बीच में क्या है, एक न्यूक्लियस है और क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में मान लो कोई 10 सेल ऑर्गेनेली है, और न्यूक्लियस में क्या है, एक डीएनए। डीएनए होगा, आरएनए होगा, हिस्टोन प्रोटीन होगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगा। हिस्टोन प्रोटीन का याद रखने का, ये प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है, और ये होता है प्रोकैरियोट में, जो कि बेसिक नेचर का होता है, लेकिन यूकैरियोट में आते आते ये एसिडिक हो जाता है। ये यूकैरियोट में बेसिक होता है, और डीएनए क्योंकि एसिडिक और नेगेटिवली चार्ज होता है। अब ये इसमें क्या है, नॉन डिवाइडिंग फेज। मतलब कौन सा फेज,
इंटरफेज मतलब नॉन डिवाइडिंग फेज समझ लो, न्यूक्लियस नहीं, सेल ही नहीं डिवाइड करा तो जी नॉट में हो गया, जी नॉट रेस्टिंग फेज में है, सेल इज़ नॉट डिवाइडिंग राइट नाउ। ओके, अब सेल डिवाइड नहीं करा तो सेल ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी को डबल कर दिया, मतलब डीएनए और आर सेल सिंथेसिस सब में ज़ोर शोर से उसने काम करना शुरू कर दिया। 10 सेल ऑर्गेनली की इसने बना लिया 20 सेल ऑर्गेनली, और एक डीएनए का इसने बना लिया 2 डीएनए। अब ये अपने आप में क्या करेगा, अब ये चला जाएगा डिवाइजिंग फेज में और अपने 2 पार्ट बना लेगा डॉटर, बिल्कुल जैसे वो थे वैसे के वैसे। ठीक है, डीएनए और सेल। इंटरफेस में क्या होता है, G1 S और G2, और फिर आता है हमारा एम फेस। जो इंटरफेस होता है इसमें डीएनए डिवाइड नहीं कर रहा होता। इंटरफेस देखो डिवीजन के 2 तरह के पार्ट होते हैं, एक होता है इंटरफेस, दूसरा होता है एम फेस। एम फेस में इट एक्चुअली डिवाइड्स और इंटरफेस में इट प्रिपेयर्स इटसेल्फ। तो अभी अपने प्रेपरेटरी स्टेट में है जिसमें ये G1 होगा, फिर G0 होगा, फिर S होगा और फिर G2 होगा। ठीक है, और फिर आएगा हमारे पास प्रॉपर्टी डिवीजन है। ये इंटरफेस की प्रॉपर्टी है डबल करना, और इस फेस की प्रॉपर्टी इंटरफेस की प्रॉपर्टी क्या है, इंटरफेस की प्रॉपर्टी है डबल होना, और इसकी है डिवीजन। इसमें होती है कैरियोकाइनेसिस जिसमें ये डिवाइड होगा, और साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। ठीक है, चलो ये देखो, एक ह्यूमन सेल को डिवाइड करने में कितना टाइम लग जाता है, 24 घंटे, और इस सेल को डिवाइड करने में सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट। इंटरफेस और एम फेस जो है ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा सेल साइकिल बनाते हैं। ड्यूरेशन वेरी करती है सेल की, ऑर्गेनली टू ऑर्गेनली कितना टाइम लगेगा। इसमें ह्यूमंस में 23 घंटे तो सिर्फ प्रिपरेशन में लग जाते हैं, बट एक्चुअली 1 घंटे में डिवीजन हो जाती है। ईस्ट में 95% से ज़्यादा टाइम लग जाता है प्रिपरेशन में, जबकि 5% वही उसमें से। इंटरफेस ज़्यादा ड्यूरेशन का होता है, एम फेस कम ड्यूरेशन का होता है। इंटरफेस में नॉन डिवाइडिंग होता है, एम फेस डिवाइडिंग होता है। माइटोसिस में कौन सी डिवीजन होती है, इक्वेशनल डिवीजन। जितने आपके पहले क्रोमोसोम थे आपका क्रोमोसोम उतने का उतना ही रहता है। ठीक है, एक स्लाइड हो गया। अब अगला डेफिनेशन ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल में बेसिकली हो क्या रहा है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। एक ऐसा सीक्वेंस सेल का जिसमें सेल अपने आप को डुप्लीकेट करता है। सेल अपने जीनोम को मतलब अपने डीएनए को, न्यूक्लियस को, इन सब चीज़ों को डुप्लीकेट करता है, और बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल को भी डुप्लीकेट करता है। इसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेस। तो अगर आपको तो इंटरफेस की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, एक तो अपने डीएनए कॉन्टेंट को आपको डुप्लीकेट करना है, और दूसरी आपकी सेल की जितनी ऑर्गेनली हैं उनको आपको क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए दोनों डॉटर सेल का, जो कि एम फेज में होता है। इंटरफेस में डुप्लीकेशन होती है और एम फेज में डिवीजन होती है। सारे के सारे इवेंट जो है वो ऑर्डर एक सीक्वेंस के साथ होते हैं, और अंडर द कंट्रोल ऑफ जीन, दैट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए का पार्ट है जीन, उसके कंट्रोल के अंडर रह के होते हैं। अब ये है एक डिटेल सेल साइकिल की, इसको समझते हैं अच्छे से, इसको समझो अच्छे से पहले। सीरियस, ये आपका पेरेंट है, पेरेंट के पास कितना है, 2n। देखो ये कितने क्रोमोसोम है इसके पास, 4 क्रोमोसोम। क्रोमाटिड कितना है, 1। हर क्रोमोसोम पे कितनी आर्म है, मतलब 1 क्रोमाटिड है ना, ये देखो। और डीएनए का कंटेंट समझ लो 2C है, मतलब 20 है। तो सेल, अब मैक्सिमम सेल ऑर्गेनली सिंथेसिस, जितनी सेल 10 सेल ऑर्गेनली थी, यहाँ आते आते 17 सेल। मैक्सिमम सेल ऑर्गेनली कहाँ पे प्रिपेयर हो जाती हैं, G1 में। क्या हो जाती है, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनली बन जाती हैं G1 तक आते आते। मैक्सिमम सेल की जो ऑर्गेनली है वो अपने आप को डुप्लीकेट कर चुकी है। हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, क्लोरोप्लास्ट डिवाइड बाय फिजन। तो इस तरह से इनकी अब यहाँ तक आते आते मैक्सिमम जो है वो हो चुका है। सेल का जो क्रोमोसोम का नंबर है वो उतने का उतना ही रहता है, ग्रोथ जो है क्रोमाटिड की वो भी नहीं हुई होती, और डीएनए कंटेंट भी वैसा। तो G1 स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनली। अब एस फेस में चले जाओ, तो एस फेस में डीएनए सबसे पहली बार अपने आप को रेप्लिकेट शुरू करना करता है। देखो अब क्रोमाटिड कितनी होगी, एक के पास 2 हो गई। ठीक है, और डीएनए का कंटेंट पहले अगर एक के पास 20 था तो अब 2 हो गया, तो डीएनए का कंटेंट कितना हो गया, 4C। डीएनए का कंटेंट क्या हो गया, 4C। एक तो हुई इसमें डीएनए की रेप्लिकेशन। दूसरा, एनिमल सेल के पास एक चीज़ थी, सेंट्रियोल। सेंट्रोसम याद है, ये वाला स्ट्रक्चर। इसमें ये कौन था, सेंट्रियोल था ना, जिसका कार्टवी लाइक स्ट्रक्चर था, जो जिसके साथ आके स्पिंडल फाइबर चिपकेगा, जिसके पास आके। तो ये सेंट्रियोल भी यहाँ पे, क्योंकि डीएनए के जो भी काम होना है वो सब यहाँ पे। तो सेंट्रियोल बनता है G2 एस फेस में, और डीएनए बनता है S। सेंट्रियोल और डीएनए रेप्लिकेशन, ये हो गया काम एस फेस का खत्म। फिर आता है एम फेस। एम फेस में जो बचे बुचे से 18 बन गए, तो 1 2 जो 4 ऑर्गेनली बच गए थे वो बन जाते हैं,
और एम फेज में क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन। जैसे जैसे इनकी डिवीजन हो गई प्रॉपर, G2 में जो बचे बचे ऑर्गेनेली थे वो बन जाते हैं, और फिर चल जाता है हम एम फेज में, जिसमें कैरियोकाइनेसिस भी होगी और साइटोकाइनेसिस भी होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये एम माइटोसिस इज बेसिकली इक्वेशनल डिवीजन, जितने हम लेके आए थे उतने हमें वापस एंड में मिल जाएंगे। अब इसमें पेरेंटल क्रोमोसोम में G1 में 10 S और ये 2, और पेरेंट सेल में भी इतने ही थे, 2C 4C 4C 2C, और पेरेंटल 20 PGA 20 4C 4C है साइटो। हाँ, एक और चीज़, ग्रोथ जब जब जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ पे साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट है वो बढ़ रहा था, न्यूक्लियस का कंटेंट और साइटोप्लाज्म का कंटेंट जो है वो कॉन्टिन्यूसली इस पूरे में बढ़ता जा रहा था। यहाँ ग्रोथ हुई, यहाँ ग्रोथ हुई, यहाँ ग्रोथ हुई, यहाँ पे क्या हुई, डिवीजन। ठीक है, ये होगी डिटेल एक सेल साइकिल की। माइटोसिस में नो चेंज इन क्रोमोसोम, ट्रू, जितना था एंड में हमें उतना मिल गया। 4 क्रोमोसोम G1 में थे, 4 क्रोमैटिड थे, यहाँ 4 क्रोमोसोम लेकिन क्रोमैटिड आस हो जाएंगे एस में। और क्या कहते हैं, और एस फेस में टोटल क्रोमैटिड अगर कितने थे 20, तो क्रोमोसोम कितने होंगे 10। G1 में अगर टोटल क्रोमैटिड 20 है तो क्रोमोसोम कितने होंगे 20। ठीक है, सेल साइकिल में इंटरफेज प्लस M1 है, एम फेज में होता है कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म की क्या कहते हैं वो डिवीजन होगी। अब न्यूक्लियर डिवीजन 4 तरह की, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये कॉम्प्लेक्स इवेंट है एक सीरीज का। एस फेज में डिप्लीकेशन होगा, क्रोमोसोम का डिप्लीकेशन मतलब DNA का डिप्लीकेशन। ये देखो, ये एक सेल साइकिल है और ये दूसरा सेल साइकिल है। ये अब यहाँ पे हमें सिखा रहे हैं मियोसिस के बारे में। तो ये पहला सेल साइकिल हुआ जिसमें हमारे पास 2 सेल बन गए, ये हो गया हमारा माइटोसिस खत्म, या मियोसिस 1 जो है, मियोसिस 2 होता है बेसिकली यहाँ तक का। अब ये भी अपने आप को आगे जाकर डिवाइड करेगी 2 में। तो ये देखो, तो ऐसे सेल इज अ कॉन्टिन्यूस ग्रोथ साइकिल, एक सेल साइकिल में इतना, 2 सेल साइकिल में इतना। इंटरफेस क्या है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है लेकिन इंटरफेस में डिवाइड नहीं करता। और फिर फेज बिटवीन माइटोसिस इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन, फेज बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। यहाँ DNA रेप्लिकेशन होगी ना, तो माइटोसिस और DNA रेप्लिकेशन के बीच का जो फेज है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं। इट इज़ अ फेज बिटवीन 2 माइटोसिस, 2 माइटोसिस के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या कहते हैं, इंटरफेज। डीकंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इज क्रोमैटिन। खुला क्रोमोसोम कंडेंस नहीं डीकंडेंस, उसे क्रोमैटिन कहते हैं। माइटोसिस में, कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सब कुछ होता है। ठीक है, पेरेंट सेल में अगर 4 क्रोमोसोम थे और DNA कंटेंट 2C था, G1 में उतना, एस में क्रोमोसोम सब में उतने रहते हैं, सिर्फ प्रोफेज में भी उतने, मेटाफेज में भी इतने। सिर्फ एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। तो आपको वो फेजेस याद रखना है एग्जैक्टली। तो खिंचाव किस में होगा, एनाफेज में। खिंचाव किस में होगा, एनाफेज में। एनाफेज में क्या होगा, खिंच जाएंगे। ठीक है, 2 और DNA कंटेंट एस में डबल हो जाता है, तो एस में डबल हो जाएगा और लास्ट में टीलोफेज में आके क्रोमोसोम भी टूट गए और DNA कंटेंट भी बढ़िया हो गया। तो इसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। कुछ बड़ा ऐसे वो तो फोफ ने मार लिया। ठीक है, अब प्रोकैरियोटी समझते हैं अच्छे से। इससे पहले एक बार NCERT की रीड मार लें। कहाँ तक पढ़ लिया हमने, एम पे यहाँ तक का पढ़ लिया, यहाँ तक 1 2 2.5 पेज का रीड मार लेते हैं एक बार, फिर अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स गो, चलो अब NCERT को पढ़ लेते हैं। इसकी NCERT स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट द लाइफ, मतलब चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, लाइफ जो है वो सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, दैट इज जाइगोट। हाउ अ सिंगल सेल, अब हमें देखना है कि कैसे एक सिंगल सेल इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, कैसे उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होती है। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक क्यों हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैं। सारे सेल रिप्रोड्यूस करते हैं, खुद को डिवाइड करते हैं, पेरेंटल से 2 डॉटर सेल बनते हैं हर बार, और फिर नए डॉटर सेल दोबारा अपने आप को ग्रो करके एक सेल की पूरी पॉपुलेशन को ग्रो कर देते हैं सिंगल पेरेंटल से, और उसकी प्रोजेनी बनाते। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे साइकिल्स होते हैं ग्रोथ और डिवीजन के, फिर जाके एक सिंगल सेल जो है वो मिलियन ऑफ सेल्स में बनता है। जैसे ये एक सेल है, इसने अपने आप को 2 में डिवाइड किया, फिर यहाँ से ये 4 बन गए, अब ये 2 ऐसे, तो करते करते ऐसे ही क्या होंगे, मिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं वो इसी तरीके से बन जाते हैं। उसके बाद सेल साइकिल पढ़ते हैं। सेल साइकिल में क्या है, सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन में क्या क्या है, DNA की रेप्लिकेशन होती है, सेल की ग्रोथ होती है, ये दोनों। DNA की रेप्लिकेशन किस फेज में होती है,
एस फेज में। सेल की ग्रोथ ऑलमोस्ट सारी ऑर्गेनेली G1 तक बन जाती हैं, जो बची होती हैं वो G2 तक बन जाती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, डीएनए की डिवीजन होगी, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल की ग्रोथ होगी। ठीक है, सेल की डिवीजन किस में होती है, एम फेज में होती है, ये दोनों इंटरफेस में होते हैं। ठीक है, एंड टेक प्लेस इन अ वेरी कोऑर्डिनेटेड मैनर, बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में ये होता है। कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम, जैसा जैसा डीएनए आया था बिल्कुल वैसा का वैसा डीएनए उठा के रख दिया जाता है कोऑर्डिनेटेड मैनर में। ठीक है, द सीक्वेंस इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट इट जीनोम, वो कह रहा है कि सेल क्या कर रहा है, अपने जीनोम को डुप्लीकेट कर रहा है नंबर 1, और दूसरा अपने आप को ग्रो कर रहा है, अपनी ऑर्गेनेलीज को। सिंथेसाइजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब ऑर्गेनेली को सिंथेसाइज करो और इवेंचुअली 2 डॉटर सेल में जाके कट रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, सेल साइकिल। ऑल्दो सेल की जो ग्रोथ है इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट इज़ अ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, साइटोप्लाज्म हमेशा क्या है, वो बढ़ता रहता है। सेल इज अ, देखो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट लाइन, रीड इट, व्हाट इज दिस, ऑल्दो सेल ग्रोथ किस टर्म्स में, साइटोप्लाज्म के इंक्रीज की टर्म्स में, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली व्हेन वन स्टेज ऑफ वन, डीएनए सिर्फ एक जगह होता है। ये कह रहे हैं कि डीएनए तो सिर्फ एस में रेप्लिकेट होता है, G1 में भी साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, एस में भी बढ़ रहा है, G2 में भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये तो साइटोप्लाज्म का बढ़ना तो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन डीएनए का सिंथेसिस सिर्फ एक उसमें तक सीमित है। अब जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम यानी डीएनए जो एस फेज में बन गया, उसको डॉटर न्यूक्लियाई को देके हम इस कॉम्प्लेक्स इवेंट को रोक देते हैं। दीज इवेंट आर देमसेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल, इन इवेंट्स को, ये इवेंट्स इनके कंट्रोल में होते हैं। अगर आपको सवाल आए कि ये जो इवेंट है पूरे के पूरे ये किसके कंट्रोल में है, तो आपको क्या लिखना है, किसके कंट्रोल में है, जेनेटिक कंट्रोल के अंदर है, जेनेटिक कंट्रोल के अंदर है। ओके, अब पढ़ते हैं फेजेस सेल साइकिल के। ये है G1, ये है S, ये G2 और ये आ गया हमारा M फेज। ठीक है, G1 जिसको नहीं करना वो सस्पेंड करके G0 पे चला जाता है। सेल साइकिल की टाइमिंग, ईस्ट में 90 मिनट, इकोलाई में 20 मिनट, ईस्ट में 90 मिनट, ये यहाँ नहीं लिखा, अगले मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में लिखा है, इकोलाई की 20 मिनट, ह्यूमन सेल की 24 आवर। तो ये 3 चीज़ें दे रखी हैं। और बोला क्या कि 95% टाइम जो है वो आप इंटरफेस में लगा देते हैं, 5% आप एम में जाते हैं, जैसे इसमें 23 घंटे प्रिपरेशन में और 1 घंटा एक्चुअली डिवीजन में। देखो, अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर, दिस सेल इज वंस डिवाइडेड इनटू एवरी 24 आवर, द ड्यूरेशन वेरी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम दिस एंड दिस। ईस्ट जो है वो 90 मिनट लेता है, इकोलाई जो है वो 20 मिनट लेती है। ठीक है, अब आ जाते हैं इंटरफेस पे, इंटरफेस और एम फेज पे। एम फेज में क्या है, एम फेज इज एक्चुअल सेल डिवीजन, जहाँ पे सेल एक्चुअली जो है वो डिवाइड करता है। इंटरफेस की प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप को डुप्लीकेट करता है, एम फेज में डिवाइड करता है। एम फेज यानी माइटोसिस। इंटरफेस जो है वो दो सक्सेसिव, ये एम फेज और ये एम फेज के बीच का जो स्पेस है इसको हम क्या कहेंगे, इंटरफेज। ठीक है, ये 24 घंटे के एवरेज अगर लेके चलें तो 95% टाइम जो है वो चला जाता है इंटरफेस में, सिर्फ 1 घंटा ही है जो सेल को प्रॉपर डिवाइड करने में लगता है। एम फेज जो है वो स्टार्ट होता है न्यूक्लियर डिवीजन से। तो अगर कोई पूछे पहले कैरियोकाइनेसिस हुई या साइटोकाइनेसिस, तो कहना है पहले हुई कैरियोकाइनेसिस फिर हुई साइटोकाइनेसिस। ठीक है, उसके बाद पहले हुई कैरियो फिर हुई साइटोकाइनेसिस। इंटरफेस को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा होता। तो जो हम न्यूक्लियस पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था फ्लेमिंग का, वो जब उसने डाई करी थी तो वो था इंटरफेस का न्यूक्लियस। ठीक है, इस टाइम में सेल जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवीजन के लिए, वो सेल ग्रोथ भी कर रहा होता है और डीएनए रेप्लिकेशन भी कर रहा होता है एक बहुत ऑर्डरली मैनर में। इसमें 3 हमारे पास फेजेस हैं, G1, S और G2। G1 फेज जो है ये क्या है, इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी एस और एम के बीच का जो है वो क्या है, G1 है। G1 इज बिटवीन G1 इज बिटवीन एम एंड एस। ठीक है, G1 में क्या होता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, सबसे पहले कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा होता है, वो अपना डीएनए नहीं रेप्लिकेट करता, डीएनए रेप्लिकेशन वो करता है एस में जाके। डीएनए की सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस, ये तो एस में होती है। हाँ, यहाँ तक G1 में मोस्टली जो ऑर्गेनेली हैं वो बनते हैं। अब एस फेज कैसे स्टार्ट होगा, जब डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। इस टाइम में डीएनए अपने कंटेंट को डबल कर लेता है। इनिशियली अगर 2C था तो यहाँ पे 4C हो जाता है। यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर में कोई इंक्रीज नहीं होता। पहले क्रोमोसोम अगर ऐसे था तो अब बस ये और ये लग जाएगा, बस ये हो गया एक चीज़ और कुछ नहीं होगा। और अगर डिप्लॉयड है तो क्रोमोसोम एट G1 इवन आफ्टर एस फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। एनिमल सेल में एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होती है और सेंट्रियोल भी, एनिमल सेल क्यों बोला, क्योंकि सेंट्रियोल की बात करें, और सेंट्रियोल की डिप्लिकेशन भी हो जाती है। G2 में कुछ प्रोटीन्स बनते हैं जो आगे माइटोसिस में चाहिए होते हैं। अब इसको एक बार उन्होंने कहा रीड कर लो। हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल कंटिन्यू देयर लाइफ, वो माइटोसिस करते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स में प्लांट्स और अपने आप को ग्रो करते हैं। डू ऑल सेल इन प्लांट डिवाइड एट टाइम, नहीं सब नहीं करते। डू ऑल सेल
इन प्लांट्स एंड एनिमल डिवाइड नहीं। अब मेरिस्टेमेटिक सेल अपने आप को डिवाइड करता है शूट एपेक्स और रूट एपेक्स, जैसे इसके 2 एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। सम सेल इन अडल्ट एनिमल डू नॉट एग्जिबिट डिवीजन। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो अपने आप में डिवीजन करना प्रेफर नहीं करते, जैसे कि कौन से सेल, हार्ट सेल। और भी बहुत सारे सेल हैं जो अपने आप में डिवीजन करना नहीं चाहते। वो क्या करते हैं, वो एक जीनोड टाइप की स्टेट में चल जाते हैं, जिसको क्विंसेंट स्टेज भी कहते हैं, क्विंसेंट स्टेज भी कहते हैं, जीनोड कहते हैं इसको। दे हैव ये सेल बहुत ओकेजनली डिवाइड करते हैं जब इनको रिप्लेस करना हो या इंजरी या सेल डेथ हो जाए या कुछ ऐसा, वरना ये जीवन में आते हैं और इनएक्टिव में बाहर निकल जाते हैं। फिर जब चाहिए होते हैं तो वापस, जीवन इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव ना, तो वापस जीवन में आ जाते हैं और वहाँ से बट नो लॉन्गर प्रोलिफिकेट, तब तक नहीं जब तक रिक्वायरमेंट ना हो, तब तक वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। एनिमल सेल में माइटोटिक सेल डिवीजन सिर्फ डिप्लॉइड सोमैटिक सेल में ही देखी जाती है। एनिमल सेल में सिर्फ 2n डिप्लॉइड सोमैटिक सेल ही है जो क्या करता है, माइटोसिस करता है। देर आर फ्यू एक्सेप्शन ऑफ हनी बी, लाइक मेल जो हनी बी होता है वो पार्थिनोजेनेसिस के लिए एंड के थ्रू जाता है, माइटोसिस करता है। और प्लांट्स में तो माइटोटिक और माइटोसिस दोनों ही होती हैं, तो ये हम इसमें से पढ़ लिया। अनियन की जो टिप सेल होती है उसमें कितने, उसमें 16 क्रोमोसोम होते हैं, 2n कितना, उसमें 16 बोल रखा है। अब एम फेज को क्या बोला गया है, एम फेज को बोला गया है मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड, सबसे ड्रामेटिक पीरियड सेल साइकिल का। इसमें मेजॉरिटी क्या कहते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली और कर, मतलब सब कुछ ही रीऑर्गेनाइज किया जाता है। बहुत इसमें क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट और प्रोजेनी में क्योंकि सेम रखना है हमें एम फेज में, तो इसलिए हम इसे इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं माइटोसिस में। 2 कन्वीनियंस माइटोसिस को हमने 4 फेज में डिवाइड कर रखा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्रोमोसोम जो हैं हमारे पास, अगर सब में 4 आ रहे थे तो 8 बनते हैं इसमें, और एनाफेज में, टीलोफेज में तो अलग अलग ही हो जाते हैं। पहले क्या होती है हमारे पास, कैरियोकाइनेसिस, और फिर इसके बाद क्या होती है, वेरी क्लियर टू कट लाइन्स आर नॉट ड्रॉन। मतलब ये एक कन्वीनियंस है अपनी कि आप कब कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस पे पहुंच जाओ, ठीक है। अब इसमें क्या क्या लिखा है कि सेंट्रियोल पोल पे जाता है प्रोफेज में, क्रोमोसोम पोल की, प्रोफेज मेटाफेज, ओके। क्रोमोसोम इक्वेटर के पास, सेंट्रियोल जाएगा सेंटर, रुको दोबारा अच्छे से समझते हैं इसको। ये देखो, ये मेरी बात सुनो, सेंट्रियोल जाता है पोल की तरफ, ये सेंट्रियोल चला गया, एक ऐसा और एक ऐसा। अब इसमें से निकलेंगे स्पिंडल फाइबर। क्रोमोसोम जाते हैं इक्वेटर की तरफ, क्रोमोसोम यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद क्रोमोसोम यहाँ डिवाइड करना शुरू कर जाएंगे, और टीलोफेज में क्या होता है, जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो क्या करता है, डिवाइड करना शुरू कर जाता है, ठीक है। अब प्रोफेज को पढ़ते हैं अच्छे से, इससे पहले पीछे वाला समझ लेते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज, ओफे, मेयोसिस, ओफे चैप्टर खत्म। चलो प्रोफेज पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से क्लास के नोट से।